हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो ये आरो यारो प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष की 6वीं क्लास है। ठीक है, 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सभी पांचों क्लासेस बहुत अच्छे से देख ली होगी। और अगर नहीं देखी हैं तो आप इस क्लास को अभी रोक के पहले उन 5 क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि आपको चीजें एक क्रम में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, अगली जानकारी जो आपके लिए है वो है कि इस आर आर की टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं और इस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप लगातार चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, ठीक है, क्लासेस देखते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ का निर्धारण कौन करेगा कि आपको उसमें से कितना समझ में आया। इस चीज़ का निर्धारण तो भाई ऐसे ही होगा ना कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें से आपने कितने सही करे कितने गलत हुए, उससे आपकी जो तैयारी का जो मापन है तभी तो हो सकेगा। इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंटेलेक्टो आपके सामने एक बहुत ही कम प्राइस पर मात्र 349 रुपये में एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रहा है, जिसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ का मतलब होता है जिसमें जीएस के 140 क्वेश्चन, ठीक है, और हिंदी के 60 क्वेश्चन एज पर आयोग के पैटर्न पर शामिल होंगे। उसके बाद देखो इसमें क्या मिलेगा आपको, परीक्षा से एक वर्ष पहले तक के सभी माह के टॉप 150 करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको 3000 यानी कि 15 हो गए, तो आपको कितने, एक में 200, ठीक है, एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन, तो 3000 क्वेश्चन आपको लगाने के लिए मिल जाएंगे जीएस और हिंदी के। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होगी। बाद बाकी टॉप 150 एक साल के, तो कुल 1800 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो कुल 4800 प्रश्नों का एक विशाल अभ्यास आपको इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत करने को मिलेगा। और फीस मात्र कितनी है, 349 रुपये। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये नंबर आप लोग नोट करिए, 8630246905। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अभी तुरंत इस टेस्ट सीरीज के बारे में पता कीजिए कि इसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये बात हो गई टेस्ट सीरीज की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की कौन सी 6वीं क्लास को। ठीक है, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोकगीत तक कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। तो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिए इसको। तो ख्याल, इसके संदर्भ में बहुत क्वेश्चन बनता है। तो जो ख्याल लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। और कब किया जाता है, पुत्र के जन्मोत्सव पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लोक नृत्य है, एक तो वहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि यह कहाँ पर किया जाता है, और दूसरा अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो किस अवसर पर किया जाता है। तो जो ख्याल लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है। उसके बाद धुरिया, ठीक है, धुरिया जो लोक नृत्य है वो भी बुंदेलखंड में किया जाता है और कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो नटवरी, नटवरी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है और यह अहीरों और यादवों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखो धीवर जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में धीवर जो कि कहार जाति होती है उनके द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, जब कोई मांगलिक अवसर होता है। उसके बाद देखो राई जो लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला एक मयूर नृत्य है। तो राई लोक नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है
और राई नृत्य को मयूर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो धोबिया राग। धोबिया राग है, यह उत्तर प्रदेश में धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सायरा। तो सायरा किसके कहाँ पर किया जाता है? सबसे पहले तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के द्वारा तब किया जाता है जब फसल काटी जाती है, यानी कि यह बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा फसल काटने की खुशी में किया जाता है। कौन सा? सायरा लोक नृत्य। उसके बाद दीवारी पाई डंडा, यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। रवाला बुंदेलखंड क्षेत्र, बड़ैया बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो तीनों थे, दीवारी पाई डंडा, रवाला और बढ़िया, ये भी लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं, एक बड़ी लिस्ट है लोक नृत्य की, और इसको मैंने बताया नहीं, इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डाल के चलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में लोक नृत्य से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़े तो राहुला जो लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में। उसके बाद कार्तिक लोक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नृतकों के द्वारा कृष्ण और गोपी बनकर किया जाता है। तो जो कार्तिक लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कब किया जाता है? कार्तिक माह में, और इसमें नृतक कृष्ण और गोपी बनकर मंचन करते हैं। उसके बाद कर्मा व शीला, ये मिर्जापुर व सोनभद्र में। कर्मा लोक नृत्य के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बन के आ चुका है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर विशेष फोकस करें। कर्मा और शीला जो लोक नृत्य है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है। उसके बाद चौलर के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जो चौलर लोक नृत्य है वो भी मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है। उसके बाद कठघोड़वा, ये पूर्वांचल क्षेत्र, दादरा ये भी पूर्वांचल क्षेत्र, और फिर आता है छोलिया नृत्य, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह उत्तर प्रदेश में राजपूतों के द्वारा किया जाता है, और कब किया जाता है? जब किसी के विवाह का उत्सव चल रहा होता है। उसके बाद जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है, और कब किया जाता है? रामनवमी के त्योहार पर। ठीक है, तो जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है। अवध मतलब ये जो लखनऊ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर किया जाता है। और किस अवसर पर? तो ये जब रामनवमी होती है उस दौरान। फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये तो हजारों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चरकुला या फिर घड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? अक्सर क्वेश्चन चरकुला के संदर्भ में पूछा जाता है। तो जो चरकुला लोक नृत्य है यह ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र आपको भी पता होगा, मथुरा, वृंदावन और बरसाना। तो चरकुला लोक नृत्य जिसे कि घड़ा नृत्य भी कहते हैं, वह ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा, वृंदावन और बरसाना में किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि 108 दीपों को सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया कि इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लठमार होली, ये तो सभी को पता होगा, यह ब्रज क्षेत्र में मोस्टली बरसाना और नंदगांव में होता है। ठीक है, उसके बाद मयूर नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र में होता है। झूला नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र में होता है। और रास, ठीक है, रास ये भी ब्रज क्षेत्र में रास लीला के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। आप लोग एक बार इस टेबल को फिर से बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नाट्य की। ये सिर्फ 3 हैं। एक रामलीला है, आप सभी ने देखी होगी कभी ना कभी, ये अयोध्या और प्रयागराज में मुख्यतः। उसके बाद रासलीला, ये ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, और नौटंकी, नौटंकी कहाँ पर होती है? हाथरस और मिर्जापुर में, हाथरस और कानपुर में। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले, इनके संदर्भ में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा देखिए कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ की। ये तो सबको ही पता है, प्रयागराज में लगता है, संगम नदी के तट पर।
और यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है और महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो महाकुंभ का मेला है यह प्रयागराज में संगम नदी के तट पर लगता है और यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है और यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखो बटेश्वर मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, यह आगरा में लगता है और यह एक पशु मेला है, ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बटेश्वर मेला किससे संबंधित है, तो यह एक पशु मेला है और कहाँ पर लगता है, आगरा में। श्रृंगी रामपुर मेला यह लगता है फरुखाबाद में। शाकंभरी देवी मेला यह लगता है सहारनपुर में। हरिदास जयंती मेला ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है निधिवन वृंदावन में। और झूला मेला जो है वो भी वृंदावन में लगता है। बाद बाकी आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, ये वाला फैक्ट कि हरिदास जी का निवास स्थान क्या था, तो वो था निधिवन वृंदावन और इनकी जयंती पर जो मेले का आयोजन किया जाता है वो भी निधिवन वृंदावन में किया जाता है। बाद बाकी झूला मेला का भी आयोजन वृंदावन में होता है या फिर वृंदावन में लगता है। देखो मुड़िया पूर्णिमा मेला ये गोवर्धन वहीं ब्रज क्षेत्र में है एक जगह। सैयद सलार मेला बहराइच में, ठीक है। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में। ध्रुपद मेला वाराणसी में, ठीक है। ध्रुपद मेला के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देवी पाटन भी, सैयद सलार भी, ये आपको याद रखना है। बाद बाकी ये चारों तो पूछे ही गए हैं। और यहाँ पर भी क्वेश्चन मोस्टली आपको वही देखने को मिलेगा, युग्म सुमेलन वाला या फिर सही और गलत युग्म को पहचानने वाला, या फिर सीधा सीधा वन लाइनर में भी पूछ सकता है कि बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नौचंदी मेला ये भी बहुत फेमस है, ये मेरठ में लगता है और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होली के बाद किया जाता है, ठीक है। तो नौचंदी मेला मेरठ में लगता है और यह प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित होता है। उसके बाद देखो देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सोरो मेला ये लगता है कासगंज में। कलिंजर मेला बांदा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। माघ मेला प्रयागराज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माघ मेला के संदर्भ में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखो कजरी मेला, कजरी मेला महोबा में लगता है, इसके बारे में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद कैलाश मेला आगरा में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। तो ये सारे हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले जिनसे कि क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद देखो एक फैक्ट और है, मेलों के संदर्भ में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मेले हैं वो लगते हैं मथुरा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं और वहीं पर बात की जाए उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेलों की, तो वो लगते हैं कहाँ पर, पीलीभीत में। तो ये बात हो गई पूरी तरीके से मेलों की। अब बात करते हैं जो महोत्सव होते हैं वो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले ताज महोत्सव, इसके संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ताज महोत्सव आगरा में आयोजित होता है और आपको ध्यान रखना है कि यह फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कौन सा, ताज महोत्सव आगरा में फरवरी के माह में आयोजित होता है। देखिए मैं बार बार इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक दो बार इसलिए रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में वो बात सेट हो जाए, ठीक है। फिर देखो कजरी महोत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। सुलहकुल महोत्सव आगरा में, ठीक है। इसकी स्टार्ट किसने करवाई थी, सुलहकुल महोत्सव की ये करवाई थी अकबर ने, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। कल्की महोत्सव ये संभल में। उसके बाद यमुना महोत्सव ये मथुरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। कंपिल महोत्सव फरखाबाद में। सैफई महोत्सव इटावा में आयोजित होता था, ठीक है, अब नहीं होता है। जब पहले सपा की सरकार थी तब हर साल सैफई महोत्सव का आयोजन किया जाता था और यहाँ पर बहुत से हीरो हीरोइन को आमंत्रित किया जाता था।
लेकिन वर्तमान में जब से योगी सरकार आई है इस सैफई महोत्सव का आयोजन बंद कर दिया गया है। उसके बाद देखो कजली महोत्सव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कजली महोत्सव महोबा में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? कजली महोत्सव, ताज महोत्सव, कजरी महोत्सव, सुलहकुल, और हाँ ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कजली, ताज, कजरी और सुलहकुल। बाद बाकी इनको भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख उपबोलियों के बारे में। उपबोली मतलब जो कि भाषा एक किसी छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाती हो। तो उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख उपबोली की बात करें तो ये है खड़ी, ब्रज, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और बघेली। इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली 7 प्रमुख उपबोलियां हैं। अब थोड़ा सा इनका क्षेत्र देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खड़ी बोली की। तो खड़ी बोली बोली जाती है कहाँ पर? मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लें क्योंकि ये पूरी तरीके से रटने वाला विषय है। अब बात करते हैं ब्रिज भाषा की। ये तो सबको ही पता होगा कहाँ कहाँ बोली जाती है। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस और एटा में। उसके बाद कन्नौजी की बात करें तो एक तो ये कन्नौज में तो बोली ही जाएगी। उसके बाद इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद, ये 4 जिले हैं जिसमें कि मुख्यतः कन्नौजी उपबोली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अवधी देख लो, फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। उसके बाद भोजपुरी देख लो कहाँ कहाँ बोली जाएगी। तो मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और मऊ। अब आपको एक बात याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की इन प्रमुख उपबोलियों में भोजपुरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है उत्तर प्रदेश में? तो वो है भोजपुरी। उसके बाद देखो बुंदेली की अगर हम लोग बात करें तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये वहाँ पर बोली जाती है। और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले हैं अब आपको पता चल जाएगा। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और बांदा। 2 और हैं इसमें, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाद बाकी बात करें अगर हम बघेली की तो ये देखो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और जो भी क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं वहाँ पर इस बघेली बोली का प्रयोग किया जाता है। और अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश की इन 7 उपबोलियों में से बघेली उपबोली को प्रदेश में सबसे कम बोला जाता है और सबसे ज़्यादा किसे? भोजपुरी को, ठीक है। तो सबसे कम बघेली और सबसे ज़्यादा भोजपुरी को। ये हो गई उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीतापुर, जिसे कि नैमिषारण्य भी पहले बोला जाता था। तो इसे हम लोग 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी जानते हैं और जो चक्र तीर्थ है वो भी सीतापुर में स्थित है। उसके बाद देखो देवा यानी कि बाराबंकी, यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार यहाँ पर स्थित है बाराबंकी में। वृंदावन में गोविंद देव मंदिर, ठीक है। वृंदावन में तो वैसे बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको ही यहाँ पर शामिल किया गया है। तो वृंदावन में जो गोविंद देव मंदिर है वो बहुत फेमस है। आगरा में देखो दयाल बाग, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, राधा स्वामी पंथ से संबंधित यह है। उसके बाद कानपुर में देखोगे तो जेके टेम्पल और कानपुर में ही भीतरगांव का मंदिर भी है जो कि गुप्त काल में पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बिठूर में देख लो तो ब्रह्मद घाट है, ठीक है, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। बाद बाकी पौराणिक कथाओं में अगर आप देखेंगे तो चित्रकूट में भी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम का वर्णन मिलता है। तो बिठूर में आप याद रखिए ब्रह्मद घाट है गंगा के किनारे और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। उसके बाद तुलसीपुर में देखो तो देवी पाटन का मंदिर है। अयोध्या में इंपॉर्टेंट देखेंगे तो कनक भवन है, ठीक है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आगरा में ताजमहल है, लाल किला है, तो मैंने उनको शामिल नहीं किया है। उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत जो भी चीज़ है बस उसको शामिल किया है। बाद बाकी आप लाल किला, ताजमहल, ये तो मध्यकालीन इतिहास में सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुरादाबाद में जामा मस्जिद है, जालौन में 84 गुंबद है, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है जो कि रानी अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित कराया गया था। बाद बाकी वाराणसी में एक और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसे भारत माता मंदिर के नाम से जानते हैं और जो कि काशी विद्यापीठ के परिसर में बना हुआ है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाराणसी को प्राचीनतम जीवांत नगर कहा जाता है, और क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसको प्राचीनतम जीवांत नगर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, जिसे कि अब चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं। प्रयागराज आप लोग जाते ही होंगे वहां पर, या फिर कभी ना कभी गए होंगे, तो आप इस पार्क में जरूर गए होंगे। और इसी पार्क में जो चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुई थी, तो उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अंतिम गोली खुद को मार ली थी और वो शहीद हो गए थे इसी पार्क में, ठीक है। इसीलिए अब इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया है। उसके बाद देखो कुशीनगर में क्या है, तो कुशीनगर में है महानिर्वाण मंदिर, देवरिया में बाबा सोमनाथ मंदिर, फरुखाबाद में श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है। ये सब आपको मंदिर के बारे में भी याद रखना है। उसके बाद देखो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है। बाद बाकी फतेहपुर सीकरी में बहुत और सी इम्पोर्टेंट स्थापत्य कलाएं हैं, उनको हम लोग जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और मोस्टली मुगल काल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फतेहपुर सीकरी में और क्या क्या है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी मुगल काल के दौरान ही अकबर के द्वारा स्थापित एक शहर है या फिर एक नगर है, ठीक है। कौशाम्बी में देख लेते हैं, तो कौशाम्बी आप सभी को पता ही होगा, बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए यह प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थल है जो बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौशाम्बी ही है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि उदयन और वासदत्ता की जो कथा है वो भी कौशाम्बी से संबंधित है। ये उदयन कौन था, ये हम लोग जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये उदयन और वासदत्ता कौन थे। बाद बाकी अभी आप इतना ही याद कर लीजिए कि उदयन और वासदत्ता की जो कथा है वो कौशाम्बी के स्थान विशेष से ही संबंधित है। बाद बाकी कौशाम्बी में ही जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल प्रभास गिरी भी स्थित है। तो कौशाम्बी के बारे में काफी फैक्ट हो गए, बौद्ध और जैनियों के लिए यानी दोनों के लिए यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और उदयन और वासदत्ता की कथा भी कौशाम्बी से संबंधित है। बाद बाकी जैन धर्म का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है प्रभास गिरी, वो भी कौशाम्बी में स्थित है। उसके बाद संकिसा आप सभी ने सुना होगा, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही फेमस स्थल है जो कि फरुखाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद देखो लखनऊ में क्या क्या है, तो लखनऊ में बात करें रूमी दरवाजा की, आपको मैंने पहली क्लास में भी बताया था जब हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, कि जो दो मछली वाला चिन्ह है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में, वो इस रूमी दरवाजा से ही लिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी क्लासेस को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक एक फैक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा अगर आप सारी क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है, इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में, भूल भुलैया और चिड़ियाघर, चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लखनऊ में। बाद बाकी बहुत सी चीज़ें हैं वो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद देखो थोड़ा सा फिर कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पर्यटन योजना संचालित की जा रही है, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, हेरिटेज आर्क, ठीक है। और इसमें आगरा, लखनऊ और वाराणसी के पास जितने भी तीर्थ स्थल हैं, यानी कि जितने भी तीर्थ स्थल नहीं, जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको शामिल किया गया है किसमें, हेरिटेज आर्क नाम की इस पर्यटन योजना में। उसके बाद रामायण सर्किट में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं, तो ये हैं अयोध्या, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में स्थित है, और चित्रकूट
उसके बाद देखो बुंदेलखंड सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर महोबा, झांसी, बिठूर, कलिंजर और चित्रकूट को शामिल किया गया है। उसके बाद बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें तो ये कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए कि किस सर्किट में कौन कौन से स्थल शामिल किए गए हैं। वैसे इसको याद रखना कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। देखो बुद्धिस्ट सर्किट मतलब बुद्ध से संबंधित स्थान। अब बुद्ध से संबंधित सभी को पता है, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कपिलवस्तु, ठीक है, उसके बाद श्रावस्ती, ये सारे वो स्थान हैं जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। उसके बाद बुंदेलखंड सर्किट में बुंदेलखंड वाले जिले हो गए। ठीक है, बाद बाकी बिठूर आप याद रखना, ये कानपुर के पास है। उसके बाद रामायण सर्किट में जो राम से संबंधित स्थल थे अयोध्या, श्रृंगबेरपुर और चित्रकूट, तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी हेरिटेज आर्क में जो आगरा, लखनऊ और वाराणसी के पास जो भी पर्यटन स्थल हैं उनको शामिल किया गया है। बाद बाकी सोरो जो कि कासगंज जिले में स्थित है, उसमें बरहा भगवान का मंदिर प्रसिद्ध है। कन्नौज व प्रयाग इसलिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन, जब आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे इसका वर्णन मिलता है। इसको हम लोग हर्षवर्धन के बारे में अभी पढ़ेंगे बाद में। बस आप अभी ये समझिए कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कन्नौज और प्रयाग में किए थे। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कन्नौज को प्राचीन काल में महोदय श्री नाम से जाना जाता था। किस नाम से? महोदय श्री नाम से। किसको? कन्नौज को। उसके बाद मेरठ, हस्तिनापुर, ठीक है, इसको दान तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बेगम समरू निर्मित एक प्रसिद्ध चर्च है जो कि कहाँ पर है? सरधना, मेरठ में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको आप याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरधना, मेरठ में बेगम समरू द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध चर्च स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखो कालपी, यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि मुगल काल में अकबर के समय जो बीरबल थे उनके रत्नों में से एक उनकी जन्मस्थली है ये कालपी, और कालपी यमुना नदी के तट पर स्थित है। बाद बाकी गाजीपुर में देखेंगे आप तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, ललितपुर में देखेंगे तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो ललितपुर में स्थित है। सारनाथ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम ईसापत्तन या फिर मृगदाव था। क्या नाम था सारनाथ का? ईसापत्तन और मृगदाव। मथुरा की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते थे? सूरसेन। अच्छा, जब आप वो पढ़ेंगे महाजनपद काल, महाजनपद काल जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपको इस सूरसेन का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक महाजनपद में शामिल था। उसके बाद बुंदेलखंड की बात करें तो इसे भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, वही महाजनपद वाला काल, तो इसे उस समय चेदी कहा जाता था। ठीक है, तो अभी आप इतना ही याद रखिए। बाद बाकी जब हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उस समय ये सूरसेन, चेदी, ये आपको सब मिलेंगे। ठीक है, अब रामपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध एक रजा लाइब्रेरी है जिसके संदर्भ में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो वो है रामपुर में। अच्छा, भृगु मुनि का जो मंदिर है वो बलिया में है। ठीक है, सूर्य मंदिर महोबा, चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ पर है? लखनऊ में। गोला गोकर्णनाथ मंदिर है लखीमपुर खीरी में। भृतरहरि मंदिर कहाँ पर है? मिर्जापुर में। और कामता नाथ मंदिर जो है वो है चित्रकूट में। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट मंदिर थे। बाद बाकी और देखते हैं, पाताल मंदिर, बासुकी व वेणी माधव मंदिर कहाँ पर है? प्रयागराज में। और चंद्रोदय मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में। ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट मंदिरों की और लिस्ट आ गई यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है। इनको आप लोग एक बार फिर अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम। ठीक है, एक तो मूल नाम होता है जो अभी वर्तमान में है, उसके बाद कुछ इसके उपनाम भी होते हैं जो वहाँ की कुछ विशेष चीज़ों के ऊपर रखे जाते हैं। जैसे कि जो प्रयागराज है उसको संगम नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर संगम नदी है। कुंभ नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और प्रयागराज को अमरूद नगरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि
यहाँ पर अमरूद का बहुतायत मात्रा में उत्पादन किया जाता है। बाद बाकी अमरूद के लिए यहाँ पर जो उसके शोध के लिए और प्रशिक्षण केंद्र जो है वो भी प्रयागराज में स्थित है। तो इलाहाबाद को अमरूद नगरी, कुंभ नगरी और संगम नगरी के नामों से जाना जाता है। बाद बाकी मलियाबाद, ये आमों का नगर है। मलियाबाद कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। और ये जो मलियाबाद है ये दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दशहरी आमों का उत्पादन किया जाता है। गोरखपुर को गोरखधाम बोलते हैं, कानपुर को चर्मनगर और पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब कानपुर को चर्मनगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर चमड़ा का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चमड़े के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि आगरा आता है। पहले पर आता है कानपुर, दूसरे पर आगरा। और चमड़े के इतने बड़े उत्पादन के मामले में कानपुर पहले नंबर पर है, इसीलिए इसको चर्मनगर भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक बहुत वाणिज्यिक गतिविधियों का क्षेत्र है ये, इसीलिए इसे पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर या फिर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इत्र बनाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर धान का उत्पादन ज़्यादा होता है। रामपुर को चाकुओं का नगर कहते हैं, और आपने देखा भी होगा बहुत सी पिक्चरों में गुंडे लिए रहते हैं, कौन सा? रामपुरी चाकू, ठीक है। तो इसीलिए रामपुर चाकुओं का नगर। उसके बाद बरेली में देखो तो बांस बरेली और सुरमा नगरी, ठीक है। यहाँ का बरेली का सुरमा बहुत फेमस है। उसके बाद एटा को सूकर क्षेत्र या फिर वराह नगर भी कहते हैं। उसके बाद बस्ती को वैशिष्टि नगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये उनके उपनाम है, ठीक है। कोई वो क्या बोलते हैं, आधिकारिक नाम नहीं है, कागजों पर चलने वाले नहीं, बस ऐसे ही उपनाम। आगरा में देखो ताजमहल है तो इसको ताज नगरी कहते हैं। बाद बाकी आपने आगरा का पंछी पेठा तो कभी ना कभी खाया ही होगा, और वहाँ का पेठा बहुत प्रसिद्ध और बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए आगरा को पेठा नगरी भी कहते हैं। बाद बाकी फिरोजाबाद में आप देखेंगे तो चूड़ियाँ बहुत बनती हैं, इसीलिए चूड़ी नगरी, और सुहागन चूड़ियाँ भी पहनती हैं, इसीलिए इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है। बाद बाकी अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध हैं, आप सभी ने सुने होंगे। तो अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। लखनऊ पहले नवाब होते थे तो इसको नवाबों का शहर, और यहाँ पर बागों की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो फिर बागों का नगर भी लखनऊ को कहते हैं। मुरादाबाद में पीतल का काम बहुत होता है तो फिर इसको पीतल नगरी बोलते हैं। जौनपुर को पूर्व का सिराज, ठीक है, और सिराज ए हिंद कहते हैं, ठीक है। ये तो एक बहुत प्राचीन नाम है, मध्यकाल में दिया गया था इसको, मध्यकालीन इतिहास के दौरान आप इसको पढ़ेंगे भी। वाराणसी को अच्छा देखो क्या क्या कहते हैं, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और घाटों का नगर, क्योंकि वाराणसी में बहुत बड़ी मात्रा में घाट पाए जाते हैं, और ये घाट कहाँ पर है? गंगा के किनारे स्थित हैं। फर्रुखाबाद को देखो क्या कहा जाता है? पांचाल नगर। मैनपुरी को देखो कहा जाता है कपूरी नगर। कपूरी एक प्रकार की तमाकू होती है बड़ी महीन, ठीक है, तो मैनपुरी को कपूरी नगर कहते हैं। बाद बाकी श्रावस्ती की बात करें तो इसको सहेत महेत नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख उपनाम, और आज अपनी क्लास हो गई यहीं पर खत्म। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। बाद बाकी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िए ताकि आपको वीडियो का लिंक टाइम से मिल सके और आपकी तैयारी अनवरत जारी रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।